डियर स्टूडेंट्स, आज हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है कि जब किसी भी धातु की सतह पर एक विशिष्ट आवृत्ति से अधिक आवृत्ति के प्रकाश का आपतन होता है तो उसकी सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। ये प्रभाव ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। इस प्रभाव को सबसे पहले लेनार्ड एंड हॉलबर्स्ट ने 1887 में इन्वेंट किया था। इसका जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है ये यहाँ दिखाया गया है। एक्सपेरिमेंटल सेटअप में एक एवेक्यूएटेड ग्लास ट्यूब में जिसमें एनोड है और कैथोड है तो एक पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट बैटरी के साथ जोड़ दिया गया है। इसमें एक कम्यूटेटर का इस्तेमाल भी किया गया है जिसके सहायता से हम परिपथ में धारा की दिशा परिवर्तित कर सकते हैं। अर्थात हम एनोड को धनात्मक विभव पर भी रख सकते हैं और यदि इसकी दिशा परिवर्तित कर दें तो एनोड को ऋणात्मक विभव पर भी रखा जा सकता है। नेगेटिव पोटेंशियल पर भी हम एनोड को रख सकते हैं। इस प्रयोग में प्रकाश की तीव्रता और आवृत्ति को बदलते हुए मेजरमेंट किए गए। इन सब मेजरमेंट्स को यहाँ पर ग्राफिकली समराइज किया हुआ है। मैं वन बाय वन एक एक रिजल्ट को यहाँ पर समझा रहा हूँ। जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के वो क्या थे। सबसे पहले यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति को स्थिर रखा जाए और उसकी तीव्रता बदली जाए तो तीव्रता बदलने के पश्चात यदि हम एनोड वोल्टेज बदलें धनात्मक और ऋणात्मक मान को तो इस केस में क्या होगा कि यदि हम धनात्मक विभव रखें एनोड का तो पहले एनोड विभव बढ़ाते हैं तो प्रकाश धारा का मान बढ़ता है और एक सीमा के बाद में ये सैचुरेशन की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। यानी कहने का मतलब ये कि जब हम एनोड वोल्टेज को बढ़ाएंगे तब भी प्रकाश धारा का मान स्थिर रहेगा, बढ़ेगा नहीं। दूसरी बात क्या है कि यदि हम एनोड वोल्टेज शून्य रखें तब भी परिपथ में कुछ न कुछ प्रकाश धारा अवश्य प्राप्त होती है। यहाँ पर देखिए आप एनोड वोल्टेज 0 है, इस तीव्रता के ऊपर इतनी धारा, इस तीव्रता पर इतनी धारा एंड सो। तो शून्य एनोड वोल्टता पर भी हमें प्रकाश विद्युत धारा प्राप्त होती है परिपथ में। जब एनोड वोल्टेज को नेगेटिव रखा जाता है तो इसका मान बढ़ाने पर, नेगेटिव वोल्टेज बढ़ाने पर परिपथ में प्रकाश धारा का मान, फोटो करंट का मान कम होने लगता है और एक विशिष्ट वोल्टता के मान पर ये प्रकाश धारा शून्य हो जाती है। यहाँ पर आप डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो आपको स्पष्ट होगा कि यदि हम आपतित प्रकाश की तीव्रता को परिवर्तित कर रहे हैं, तीव्रता बढ़ा रहे हैं तो भी जो वोल्टता जिस पर प्रकाश धारा शून्य हो रही है उसका मान उतना ही प्राप्त होगा। यानी प्रकाश आपतित प्रकाश की तीव्रता कम रखें, आपतित प्रकाश की तीव्रता ज़्यादा रखें। जो एनोड विभव का ऋणात्मक मान जिस पर प्रकाश धारा का मान शून्य हो जाता है इसका मान कांस्टेंट होता है। ये पर्टिकुलर वैल्यू एनोड वोल्टेज की, ये पर्टिकुलर वैल्यू नेगेटिव वैल्यू स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाती है। V0 इसको हम निरोधी विभव या स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। तो निरोधी विभव को हम कैसे परिभाषित करेंगे। निरोधी विभव एनोड वोल्टेज का वह ऋणात्मक मान है जिस पर की प्रकाश धारा कंप्लीटली शून्य हो जाती है। तो जो पहला प्रायोगिक परिणाम है वो ये है कि प्रकाश धारा का मान आपतित प्रकाश की तीव्रता के साथ बढ़ता जाता है और जो निरोधी विभव या स्टॉपिंग पोटेंशियल है इसका मान आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता।
ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। जो दूसरा सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसमें तीव्रता को स्थिर रखते हुए आपतित प्रकाश की आवृत्ति को बदलते हैं। तो इसमें क्या पाया गया कि जब हम तीव्रता स्थिर रखते हुए आवृत्ति बढ़ाते हैं तो निरोधी विभव का मान बढ़ता है। ये देखिए आप यहाँ पर, ये ग्राफ मेरा न्यू1 फ्रीक्वेंसी पर है, ये न्यू2 फ्रीक्वेंसी पर है और ये न्यू3 फ्रीक्वेंसी पर है। हर एक आवृत्ति के प्रकाश के संगत निरोधी विभव अलग अलग प्राप्त होता है। जब हम आवृत्ति का मान बढ़ाते हैं तो निरोधी विभव का मान भी बढ़ता है। यदि हम निरोधी विभव की आवृत्ति पर निर्भरता देखें तो इसका ग्राफ हमें इस प्रकार से प्राप्त होता है सरलरेखा के रूप में। यहाँ पर ये जो विशिष्ट आवृत्ति है, जो न्यूनतम आवृत्ति है, इसको हम देहली आवृत्ति या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देहली आवृत्ति थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसके संगत तरंग दैर्ध्य देहली तरंग दैर्ध्य, और चूंकि न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा होता है, तो अगर ये ज्यादा है तो इसका मान कम होगा, जब न्यू का मान ज्यादा है तो लैम्डा का मान कम होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि इस प्रयोग को क्या चिरसम्मत भौतिकी के सिद्धांत समझा सकते हैं? आंसर है नहीं। चिरसम्मत भौतिकी के सिद्धांत के अनुसार जो प्रकाश है ये विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करने में 3 तरह की प्रॉब्लम आती है। वो प्रॉब्लम क्या है? एक तो फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम, एक इंटेंसिटी प्रॉब्लम और एक टाइम डिले प्रॉब्लम। फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी एंड टाइम डिले प्रॉब्लम। फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम क्या है? ये प्रॉब्लम है कि एक विशिष्ट आवृत्ति से अधिक आवृत्ति पर ही ये प्रभाव क्यों प्रेक्षित होता है। यानी यदि हम आपतित प्रकाश की आवृत्ति को ν0 देहली आवृत्ति से कम रखें तो हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रेक्षित नहीं कर पाते, चाहे उसकी इंटेंसिटी हम कितनी ही क्यों न बढ़ा दें। आपतित प्रकाश की तीव्रता को कितना ही ज़्यादा क्यों न बढ़ा दो आप, अगर न्यू का मान ν0 से कम है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रेक्षित नहीं किया जा सकता। ऐसा क्यों होता है? इसको चिरसम्मत भौतिकी के सिद्धांतों से नहीं समझाया जा सकता। दूसरी आप इंटेंसिटी प्रॉब्लम। इंटेंसिटी प्रॉब्लम क्या है कि जो प्रकाश धारा है ये प्रकाश की तीव्रता के साथ बढ़ती है, लेकिन हम इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन अधिक तीव्रता के प्रकाश से क्यों नहीं हो पाता है, ये नहीं समझा सकते। क्यों नहीं समझा सकते? क्योंकि चिरसम्मत भौतिकी के सिद्धांत के अनुसार किसी भी तरंग का जो ऊर्जा घनत्व है वो इस फॉर्मूले से दिया जाता है, E बराबर 2π² रो ν² a², जहाँ पर न्यूज की आवृत्ति है और a तरंग आयाम है। और हम जानते हैं कि तरंग की जो तीव्रता है I, ये प्रोपोर्शनल टू E²। तो कहने का मतलब ये है कि जो चिरसम्मत भौतिकी का सिद्धांत है, जो तरंग सिद्धांत है, वो आपको ये बताता है कि यदि हम अधिक आयाम यानी अधिक तीव्रता का प्रकाश लें तो उसकी ऊर्जा ज़्यादा होगी। ये ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरित की जाएगी। तो उस विशिष्ट आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश यदि दिया जाए अधिक तीव्रता का, तब भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होना चाहिए, लेकिन ऐसा प्रयोग में प्रेक्षित नहीं होता। ये इंटेंसिटी प्रॉब्लम है। तीसरी है टाइम डिले प्रॉब्लम। टाइम डिले प्रॉब्लम क्या है कि जो आपकी वेव है इसका वेव फ्रंट इस मेटल सरफेस पर आ रहा है, तो आपकी जो सारी ऊर्जा है, इस तरंग की जो ऊर्जा है
ये पूरे वेवफ्रंट में विद्यमान है। तो धातु के सरफेस में जो मौजूद इलेक्ट्रॉन है, इस बटी हुई ऊर्जा को एब्जॉर्ब करने में कुछ टाइम लगना चाहिए, कुछ प्रेक्षणीय टाइम लगना चाहिए। अगर थ्योरेटिकल कैलकुलेशन करें तो ये, अगर हम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया जैसे ले लें वेवफ्रंट का, तो उस सरफेस से इलेक्ट्रॉन को एनर्जी एब्जॉर्ब करने में जो टाइम लगना चाहिए, इट इज़ ऑर्डर ऑफ फ्यू मिनट्स। लेकिन ऑब्जर्वेशन क्या है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, एक ताक्षणिक घटना है। यानी जैसे ही आपने किसी भी धातु के पृष्ठ पर प्रकाश आपतित किया, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, जिसकी पुष्टि ये जो परिपथ है, इस परिपथ में लगे हुए एमीटर के द्वारा की जाती है। जैसे ही आप प्रकाश डालेंगे इसमें, वैसे ही ये जो एमीटर है ये करंट को रीड करता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक ताक्षणिक घटना है। इस ताक्षणिक प्रभाव को भी हम चिरसम्मत भौतिकी के सिद्धांत से नहीं समझा सकते, क्योंकि चिरसम्मत भौतिकी का सिद्धांत ये बताता है कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन प्रोसेस को कंप्लीट होने में कुछ टाइम लगना चाहिए, कुछ टाइम डिले होना चाहिए। तो ये 3 प्रॉब्लम ऐसी हैं जो कि ये बताती है कि चिरसम्मत भौतिकी के सिद्धांत फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव को नहीं दर्शा सकते, नहीं समझा सकते। अब इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो व्याख्या है, ये आइंस्टाइन ने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत को काम में लेते हुए की, जिसमें प्लांक ने यह माना कि जो आपतित प्रकाश है ये तरंगों के रूप में नहीं आता, ये ऊर्जा बंडल्स के रूप में आता है। उन ऊर्जा बंडल्स को हम क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। और एक फोटोन की जो ऊर्जा है वो क्या होती है? hν के बराबर। तो जब फोटोन किसी मेटल सरफेस पर आपतित होते हैं तो उस जब फोटोन मेटल सरफेस पर आपतित होते हैं तो इनका धातु में विद्यमान इलेक्ट्रॉनों के द्वारा ऊर्जा का अवशोषण होता है। यह आइंस्टाइन पिक्चर है, वेव नहीं आ रही है, यह फोटोन है और इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। फोटोन एनर्जी आपकी hν के बराबर है, जहां पर न्यू आपतित प्रकाश की आवृत्ति है। इस फोटोन का इलेक्ट्रॉन के द्वारा कंप्लीट एनर्जी एब्जॉर्प्शन होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो फोटोन अपनी ऊर्जा देता है, ये इसके किस तरह से काम में आती है? हम जानते हैं कि मेटल्स के सरफेस में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वो एकदम फ्री नहीं है, अपने आप बाहर नहीं आएंगे। वो जो मेटल लैटिस है उसमें जो न्यूक्लियस का पीरियोडिक अरेंजमेंट है, तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन के प्रभाव में इलेक्ट्रॉन्स बंधे हुए रहते हैं। और ये जो बंधन ऊर्जा है इसको हम पोटेंशियल बैरियर के नाम से जानते हैं। और ये पोटेंशियल बैरियर एक फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम वर्क फंक्शन कहते हैं, वर्क फंक्शन को डिफाइन करता है। वर्क फंक्शन क्या होता है? वर्क फंक्शन मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे ये आपका न्यूक्लियस है, दीज आर एनर्जी लेवल्स। ये आपका आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन है। ये एनर्जी पॉजिटिव, एनर्जी नेगेटिव, मीन्स ये एनर्जी आपकी बाइंडिंग एनर्जी। तो कम से कम इतनी एनर्जी आप उसको दो तो ये इलेक्ट्रॉन आपका सरफेस से बाहर आएगा। तो कहने का मतलब है कि जो फोटोन ऊर्जा है वो एक तो इस पोटेंशियल बैरियर या बाइंडिंग एनर्जी या वर्क फंक्शन को ओवरकम करने के
काम में आती है। और जो रेस्ट ऑफ एनर्जी है, जो बची हुई एनर्जी है, वो उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि जो आपका एच न्यू है, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस फाई जीरो इज द वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या होता है? वर्क फंक्शन को डिफाइन करते हैं हम मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी नेसेसरी टू ब्रिंग आउट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस एट 0 केल्विन विद 0 वेलोसिटी। ये परिभाषा है वर्क फंक्शन की, कि किसी भी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को शून्य परम शून्य ताप पर शून्य वेग से सतह तक लाने के लिए जो न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा है, उसको हम क्या कहते हैं? वर्क फंक्शन कहते हैं। अब जो धातु है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स का जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है या वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये मैक्सवेलियन होता है। जो थर्मोडायनामिक्स है उसमें हमने पढ़ा है इस तरह का एनर्जी का। इधर तो क्या है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और इधर आपका जो है एनर्जी या वेलोसिटी। तो कहने का मतलब है कि जो मेटल में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स की गति बहुत कम है, एनर्जी बहुत कम है, वेग बहुत कम है, ऊर्जा बहुत कम है, और कुछ की मैक्सिमम है। तो सब तरह की एनर्जी है, कुछ के पास कम है, कुछ के पास ज़्यादा। तो इस सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं, उनमें से कुछ की वेलोसिटी या कुछ की काइनेटिक एनर्जी कम होती है, कुछ की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। तो हम बात करते हैं जब स्टॉपिंग पोटेंशियल आ रहा है ना अपन, यहाँ पर फोटो करंट 0 हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि एक भी इलेक्ट्रॉन आपका एनोड तक नहीं पहुँच पाता। तो कहने का मतलब है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन है, वो भी एनोड तक नहीं आ पा रहा। इसलिए यहाँ पर जो बेसिक इक्वेशन लिखी जाएगी वो क्या होगी? एच न्यू इज इक्वल टू हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर प्लस 5। ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का मेजरमेंट हम कैसे करेंगे? अगर मान लीजिए जैसे ये नहीं है आपके पास, forget about h nu and phi. How do you measure energy of a charged particle? तो हमने क्या किया है? नेगेटिव पोटेंशियल लगाया है। नेगेटिव पोटेंशियल लगा करके हम क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन को रोक रहे हैं। तो जब V0 मान पर फोटो करंट 0 हो रही है, इसका मतलब क्या है कि हमने मैक्सिमम एनर्जी के इलेक्ट्रॉन को भी रोक दिया। तो ये मैक्सिमम एनर्जी का जो मेजरमेंट है, ये हम किसकी सहायता से कर रहे हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल की सहायता से। चार्ज मल्टीप्लाइड बाय V0 विल गिव मी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट। ओके, जो फाई नॉट है, ये फाई नॉट क्या है? फाई नॉट आपका वर्क फंक्शन है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलेटेड विद मिनिमम फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो यदि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का फोटोन हम यहाँ पर डालें तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? एच न्यू नॉट। फाई नॉट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट। तो वी गेट एच न्यू इज इक्वल टू EV नॉट प्लस एच न्यू नॉट, या इससे मेरे पास आएगा V नॉट इज इक्वल टू एच अपॉन E न्यू माइनस। ये इक्वेशन क्या बताती है आपकी कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ये आपतित प्रकाश की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा है। इसलिए इस प्रायोगिक परिणाम की यहाँ पर व्याख्या हो रही है। जो V है ये इंटेंसिटी पर डिपेंडेंट नहीं है। किस पर डिपेंडेंट है? फ्रीक्वेंसी पर डिपेंडेंट है। जो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंस का जो कर्व है मैंने आपको दिखाया था,
इंटेंसिटी को सेम रखते हुए यदि हम आवृत्ति बदल रहे हैं तो हमें अलग अलग V0 का मान प्राप्त हो रहा है। ज़्यादा आवृत्ति के लिए ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल, कम आवृत्ति के लिए कम स्टॉपिंग पोटेंशियल। ओके, तो इस प्रकार से हम प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या कर सकते हैं। ये प्रयोग, इसकी क्या खासियत है कि ये प्रकाश की क्वांटम प्रकृति की पुष्टि करता है। जो पहला प्रयोग हमने पढ़ा था ब्लैक बॉडी रेडिएशन, उससे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की क्वांटम नेचर की पुष्टि होती है, और इससे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो हम यहाँ पर प्रकाश के रूप में ले रहे हैं उसकी क्वांटम प्रकृति की पुष्टि होती है।